दर्शकों में मैं कहानी का अगला भाग लेकर आ गया हूं। कहानी है बीट्रिस, लिखी है जैनेंद्र कुमार ने। अपने संबंध में मेरी निगाह औरों के साथ चलने को लाचार हो रही थी। इस सब से मुझे झुंझलाहट थी और वो बीट्रिस को लेकर प्रकट होती थी। बीट्रिस ने कहा कि आपका जख्म तेजी से बढ़ रहा है, बाहर आपके लिए 3 साल की आराम की छुट्टी का हुक्म आ गया है और इस खबर पर जरूर आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने कहा थैंक यू, आज से आप पैरों से टहल भी सकते हैं, कुर्सी से आपको नफरत थी। अब मैंने कहा दवा मैंने पी ली, कुछ और बाकी है? कुर्सी खींची और उस पर बैठती वो बोली हाँ बहुत बाकी है। तुम इतने चढ़े क्यों हो? मैंने कहा यही बात है तो होगी, मुझे रहने दो। कुर्सी और पास रखाकर हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर हाथ रखा। बहुत थक गए हो? मैंने उल्टी तरफ करवट ले ली और कुछ नहीं बोला। अब मुझे अचरज है तुम रूठी बालक की तरह व्यवहार करने में मुझे क्यों लज्जा नहीं हुई? करवट मैं पूरी तरह नहीं ले सकता था, लेकिन करवट के लिए तो मुझे करवट लेनी ना थी। जिंदगी से ही थक गए हो, पर अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, युग युग रहना है। सुनो इधर देखो, माता बालक को किस भांति मनाती है। ये बचपन में अनुभव में आया होगा, लेकिन इस समय वो माता ही मालूम हुई। उसकी उम्र मुश्किल से 30 वर्ष होगी, पर फिर भी स्वर में क्या बात कहाँ से आ गई, मेरा अभिमान भीतर से व्यर्थ होता हुआ गलने लगा। ये कह नहीं सकता, अपने को छीलने की आदत मुझे बिल्कुल न थी, स्त्रियों को काबू में ही करता आया हूँ। लेकिन इधर आकर मैं एक विलक्षण व्यवस्था अनुभव कर रहा था, और व्यवस्था में सुख। देखो इधर देखो रघु, मैंने स्पष्ट रूठी आवाज में कहा। हटो, रहने दो। इस पर उसने दूसरा हाथ बढ़ाया और दोनों के बीच मेरी कनपटियों को थाम कर सीधा कर दिया। बड़े मृदु भाव से कहा, गोरी हूँ, इससे मुझसे नफरत करते हो? मैंने कहना चाहा कि हाँ, लेकिन कुछ कहा नहीं। अपनी आंखों के सामने टंगे चार्ट पर निगाह जमाए रहा। उससे हाथ खींचने बोली, नफरत अच्छी चीज़ नहीं है रघु, उससे दिल सख्त होता है, वो भीतर से हमें खाती है। दुनिया में बहुत नफरत है और लड़ाई है। हम तुम में लड़ाई है, मैं अंग्रेज हूँ, तुम हिंदुस्तानी हो। दोनों ये बात ज़्यादा रखते हैं और नफरत में जीना चाहते हैं, पर हमारा ही अंदर का मन उस नफरत को नहीं चाहता। उस अपने अंदर की सच्चाई को हम दबाते हैं और नफरत सीखना चाहते हैं। तुम रघु ऐसी ही कोशिश कर रहे हो, पर तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते। करना चाहते हो पर नहीं कर सकते। मैं बीट्रिस हूँ, तुम रघु हो। हर घड़ी बार बार अपने को हम कितना भी याद दिलाएं कि तुम हिंदुस्तानी है, मैं अंग्रेज हूँ, तो भी अंदर की ये बात ऊपर आ जाए कि हम दोनों ही इंसान हैं। तुम रघु हो और मैं बीट्रिस। ये क्या रोते हो? मैंने बीट्रिस की तरफ नहीं देखा, आंसू भी नहीं पहुंचे। मैं सामने ही बिना इधर उधर देखे टकटकी बांध चार्ट को देखता रहा। आंसू थे फिर भी मानो मैं बहना नहीं चाह रहा था। छी, रोने की क्या बात है? पर रोना अच्छा है रघु, मुझे बहुत रोना पड़ा है, उससे बड़ा लाभ हुआ है। उसमें मेरा सम्मान गल कर बह गया है। तो मैं अपना परिचय देना चाहती थी, तुम झड़कते रहे, टालते रहे, पर मैं भी दुखी हूँ रघु। लोग समझते हैं लॉर्ड की बेटी हूँ, पर अकेली हूँ। अकेली थी, सब थे पर कोई न था। मैं अपने दर्द में बंद थी। फिर क्या हुआ सुनोगे? इस समय अनजाने मेरा हाथ टटोलता टटोलता बीट्रिस के हाथ तक जा पहुंचा था। मेरी उंगलियों के सिरे उसकी उंगली को छूते हुए कहाँ रखे थे। अब मैंने उस हाथ को खींचकर अपनी आंखों पर लिया, उसी से आंसू पोंछे और फिर उस हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम कर तनिक उसकी ओर करवट लेकर कहा, सुनूंगा बीट्रिस, सुनाओ। बीट्रिस कराहट से मेरी ओर देखकर बोली, उसे जाने दो, पर 1 वर्ष से अस्पताल में आ गई हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ, अपने यीशु को साथ ले लिया है। तुम जानते ही हो अकेलेपन का त्रास आदमी को कितना प्यारा हो जाता है। अस्पताल से पहले मैं एक मठ में थी, अपने दुख लेकर सोचती थी कि भगवान के भजन में रहूंगी, बाहर का कोई संपर्क नहीं रखूंगी। मठ में कोठी में पूरी 1 साल बंद रही, हर पल भगवान का ध्यान रखती थी, पर मेरा अकेलापन मुझसे नहीं गया। रघु मेरी पवित्रता की ख्याति हुई, पर ख्याति ने मुझे और अकेला कर दिया। तब मठ छोड़कर मैंने नर्स का काम सीखा। लॉर्ड की लड़की उस पवित्र आत्मा बीट्रिस को छुट्टी देकर नर्स बनकर मैं रोगियों की सेवा में आ गई। तब से मैं रघु में अकेली नहीं हूँ, सब मेरे हैं। रघु, अभिमान में हम अकेले हैं। आंसू से अभिमान कटता है। अरे लो, तुम फिर रो रहे हो। मेरी आंखों में आंसू डबडबा आए थे। अपने हाथों में पड़े उसके हाथों को खींचकर मैंने अपनी कनपटी के नीचे रख लिया और धीमे से कहा, बीट्रिस। हाथ खींचने में वो कुर्सी से काफ़ी अधिक झुकाई और बोली, ये क्या करते हो, तुम कमज़ोर हो। सुनकर मैंने दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए अपनी बाँह बढ़ाई। बीट्रिस हंसी से बोली, ये क्या पागल बने रहूं। मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, आँख के मेरे आंसू सूख गए। मैंने जरा आगे को सरक कर अपनी बाँह को और आगे और बढ़ाया। ये क्या कर रहे हो रघु? पता नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं सरकना चाहिए। तो लो, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वो काफ़ी अधिक आगे झुकाई थी।
सुनकर मैंने दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए अपनी बाँह बढ़ाई। बीट्रिस हंसी सी बोली, ये क्या पागलपन है रघु? मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा कि मेरे आंसू सूख गए। मैंने जरा आगे को सरक कर अपनी बाँह को और आगे और बढ़ाया। ये क्या कर रहे हो रघु? पता नहीं, ऐसे तुम्हें सरकना नहीं चाहिए। तो लो, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। सिरहाने बैठी हुई बीट्रिस का दूसरा हाथ मैं खींचकर मुंह तक लाया और हल्के से चूम लिया। बीट्रिस शांत मुस्कुराहट से बोली, रघु पागल हो रहे हो, मुझे अब जाने दो। वो दिन रोज रोज नजदीक आ रहा था। मेरे को समझ न आता था जैसे होना और स्वयं हमारे ही द्वारा ऐसे अचूक और अनायास भाव से होता रहता है कि हम स्वयं ही उसके साधन होते और स्वयं ही अपने को विवश अनुभव करते हैं। मैं जानता था कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, ये भी जानता था कि ना आऊँ ना जाऊँ तो मुझे वहाँ कोई भेजने वाला नहीं। फिर भी मैं जैसे अपनी इच्छा या वश से नहीं जा रहा था, जैसे मेरी जगह कोई और मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बीट्रिस, और आगे मुझसे कहा नहीं गया। इस वक्त अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटा और वो बराबर स्टूल पर बैठी थी। बोली, कितने वर्षों में घर लौट रहे हो? बड़े खुश हो गए और मुझसे भी बड़ी खुशी होगी, मुझे भी। मैं सिगार पीता रहा और कुछ नहीं बोला। बीट्रिस हंसकर बोली, अब आगे अंग्रेजों की नौकरी ना करना, ना उनसे नफरत करना। मैं अपने ख्याल में था, ऐसे चुप रहते शायद मुझे देर हो गई। बीट्रिस ने कहा, क्या सोच रहे हो? मैंने उधर मुड़कर देखा और कहा, बीट्रिस तुमने मुझे क्यों अच्छा किया? बीट्रिस क्षीण मुस्कुराहट के साथ मुझे देखती रही। मैं अपने ही जोर में कहता गया, मुझसे ये दुश्मनी तुमने क्यों की और क्या मैं अच्छा हूँ? अच्छा कहकर तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो बीट्रिस? बीट्रिस ने कहा, तुम्हारा घर हिंदुस्तान है, मुझे खुशी है अब तुम घर जाने लायक हो, अब पागल मत बनो। मैंने स्टूल में बैठी बैठी बीट्रिस का ही हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो आकर मेरी गोद में गिरते गिरते बची। मैं स्वयं उस हाथ का चुम्बन लेकर सहम गया। मैंने तत्काल हाथ छोड़ दिया। मेरी आंखें निराश थी, उनमें प्रार्थना शेष थी। बीट्रिस खड़ी हो गई मेरी ओर देखकर, जैसे उसमें करुणा का ज्वार आ गया। जल्दी से बोली, देखो ना कितने कमजोर हो गए हो, उत्तेजना ऐसे समय में नुकसान पहुंचाएगी। मैंने अवश्य भाव से कहा, बीट्रिस। तब उसने झुककर हंसकर धीमे से मेरा हाथ दबाया, कहा, फिर आऊंगी, और चली गई। इसके बाद से मेरी हालत कुछ और हो गई थी। मुझे सहिष्णुता की, धैर्य की, संयम की आवश्यकता ही न थी। एक प्रकार के दुख में सुख से मैं भरा रहता था। दुख उसका मैं ही जानता था, सुख उसका मेरे चेहरे पर सबको प्राप्त होता था। ड्रेसिंग के समय और समय नर्स डॉक्टरों के समक्ष न संयत चुप रहता था, न दर्द की शिकायत करता था, बल्कि हंस खुलकर बात कर सकता था। और दर्द होता था तब भी हंसकर ही दर्द का उन्हें उलाना देता था। वो अनुभव मेरे जीवन में विलक्षण है। बेटी सब सवेरे एक बार ही मेरे पास आती है, कहती है, तुम तो अच्छे हो रहे हो, अब मुझे सवेरे आने की भी जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप उसे देखता हुआ पड़ा रहता था, लेकिन वो भेंट मेरे लिए इतनी काफी थी कि ऐसा लगता कि मैं कुछ और नहीं चाहता और अगले सवेरे तक मैं प्रसन्न और शांत रहता। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने में 2 ही दिन रह गए हैं। हिंदुस्तान जाने का मेरा प्रबंध हो गया था। 1 हफ्ते अस्पताल से निकलकर मुझे बाहर रहना था, फिर जहाज से रवाना हो जाना था। बोलिए, क्या है रघु? मैं उस समय एक साथ सासी और कातर बनाया, बिना हाथ छोड़े कहा, तुम यहाँ मेरे पास कुर्सी की बाह पर आ बैठो। वो वहां बैठ गई। बोली, क्या है रघु, तुम अशांत क्यों हो? मैं बैठी तो हूँ। उस समय शब्द बेकार हो गए और मैं उसका हाथ अपने हाथों में लिए बिना बोले बीट्रिस को देखने लगा। उसकी आंखों में तिरस्कार नहीं, धिक्कार नहीं, एक स्निग्ध करुणा थी। क्षण भर इस तरह देखते रहकर मैंने झटके से उसे अपने ऊपर गिरा लिया। वो बोली, हैं तुम अभी कमजोर हो? मैंने कहा, बीट्रिस। वो अपने को अलग करके खड़ी हो चुकी थी। बोली, रखो तुम बच्चे हो, ख्याल करोगे तुम कितने कमजोर हो, कहकर जाने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ करना बीट्रिस। चलती चलती बोली, क्यों रघु, नाराज हो गए? मैंने कहा, नहीं, मेरी दृष्टा को भूल जाना। उसने बीट्रिस ने इस दृष्टि से मुझे देखा कि मैं जन्म जन्म तक बिसार नहीं सकती। उसी के कारण कह रहा हूँ कि उसकी सी पवित्र आत्मा दूसरी होगी, इसका मुझे विश्वास नहीं है। क्या उसकी आंखों में आंसू थे? पर वो मुस्कुरा रही थी, उस चेहरे पर अपार करुणा थी। बोली, रघु अभी कितने कमजोर हो, अधीर ना हो। मैं फिर 2 दिन तक शांत भाव से अपने कमरे में रहा, सबसे हंसता बोलता था। बीट्रिस दोनों दिन मेरे पास नहीं आई। अब मैं स्वतंत्र था, वार्ड में घूम फिर सकता था और दवा का क्रम यद्यपि जारी था पर विशेष पाबंदी न थी। सिस्टर बीट्रिस का दरवाजा अब दूसरी तरफ से बंद ही रहता था। अगले सवेरे मुझे जाना था। शाम के वक्त बगीचे में मैं घूम फिर आया। अब आराम कुर्सी पर लेटा कुछ पढ़ रहा था। उसी समय बीट्रिस आई। मैंने कहा, बीट्रिस अब तुम आई? आखिर क्यों आई? रघु तुम नाराज हो, सवेरे तो जा रहे हो, नाराजी में जाओगे? मेरी अंग्रेज जाति से तुम नाराज होकर ना जाने पाओगे रघु, इसके लिए समय निकाल कर मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, समय निकाल कर? अत्यंत धन्यवाद, लेकिन रघु तुम तो अच्छे हो, मेरा समय रोगियों का है, मेरा वो अपना तक भी तो नहीं है, तुम मुझे माफ नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, कल सवेरे तक ना आती तो कुछ बुराई न थी। बीट्रिस, मैं अच्छा तो हो ही गया हूँ। बोली, रघु तुम कठिन हो, अपने साथ अन्याय न करो। तुम कठिन नहीं हो, नहीं होना चाहिए, मैं आ तो गई हूँ। मैंने हंसकर कहा, अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, तुमने मुझे अच्छा किया है।
कौन कहता है कि मैं अच्छा हूँ? तुम भूल में हो बीट्रिस। जख्म लेकर ज़रूर मैं बीमार नहीं हूँ, पर अब तो ऐसी हालत है कि अस्पताल में भी मुझे जगह नहीं है। वो कुर्सी की बाह पर आकर बैठ गई। किताब मेरे हाथ से लेकर बंद करके उसने एक और रख दी। कहा, क्या भगते हो? किताब ने तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं कर दिया है? चलो उठो। उठकर वो मुझे बाहर की ओर ले चली। मैंने कहा, कहाँ चल रही हो? इतनी सर्दी नहीं है, अभी खुले में घूम सकते हो। बीट्रिस, एक बात मानोगी? सिनेमा चल सकोगी? अचरज में भरकर वो रिकार्ड बोली, सिनेमा? मैंने कहा, मैं कल जा रहा हूँ बीट्रिस, और हमेशा से ज़्यादा बीमार हूँ। अच्छा हूँ इसी आधार पर तुम मुझे छोड़ सकती थी। बीमार को कैसे छोड़ सकती हो? बोली, सिनेमा? लेकिन अस्पताल के मरीज तो रात को कोई बाहर जा नहीं सकते, और मैं तो सिनेमा जाती नहीं। मैंने कहा, तो जाने दो बीट्रिस। कहकर मैंने अपनी निराशा को अंदर ही पी लिया और चुप हो रहा। कुछ अनंतर आप वो बोली, लौटते समय यहाँ का फाटक तो बंद हो जाएगा। कहता तो हूँ बीट्रिस, जाने दो। बोली, हाँ जाने दो, मेरी भी रुचि नहीं है। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोला। नीचे लॉन में आकर हम टहलते रहे। तब से एक शब्द मैंने मुंह से नहीं निकाला। वो भी चुप रही। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। मेरे हाथ की उंगलियां निर्जीव सी वहाँ लटकी हुई थी। इस तरह चुपचाप 10 मिनट हम घूमते रहे। एकाएक वो बोली, सिनेमा ज़रूरी देखना चाहते हो? कल तो बाहर होगे, चाहे जितना देख लेना। मैंने कहा, बीट्रिस छोड़ो सिनेमा, छोड़ो मुझे, जाकर सो जाओ। कुछ देर मेरा उत्तर लेकर जैसे वो सोचती रही। तो आओ, मेरे साथ आओ, अगली कहानी लेकर आता हूँ। कहानी का अगला भाग आप लोगों के पास दोबारा दास्तानगोई में।